हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ओलिवर ट्विस्ट जो कि बीए सेकेंड ईयर की पेपर सेकंड में इंक्लूड है को डिस्कस करेंगे। ओलिवर ट्विस्ट जो कि नॉवल है उसको डिस्कस करने से पहले हमें उसके राइटर जो कि चार्ल्स डिकेंस हैं उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उनकी लाइफ हिस्ट्री, उन्होंने कौन कौन से नोटेबल वर्क किए थे उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम चार्ल्स डिकेंस को डिस्कस करेंगे। अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। चार्ल्स डिकेंस वॉज बोर्न ऑन 7th of February 1812 इन पोर्ट्स इंग्लैंड। तो उनका जो जन्म हुआ था वो 7 फरवरी को 1812 पोर्ट्स इंग्लैंड जो कि इंग्लैंड का पार्ट है वहाँ पे हुआ था। और उनके जो फादर थे वो नेवी पे क्लर्क थे एंड वॉज हॉरिबल एट हैंडलिंग फाइनेंसेस। और जो उनकी जो फाइनेंशियल जो कंडीशन थी वो ख़राब हो रही थी। वजह थी कि उनके जो फादर थे उनको जो अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है या फिर अपनी जो फाइनेंसेस है उनको सही से मैनेज करना नहीं आता था, जिसकी वजह से उनकी जो लाइफ, उनकी जो फैमिली की जो कंडीशन थी फाइनेंशियल वो काफ़ी बुरी चल रही थी। एट द एज ऑफ 12 डिकिंस वॉज सेंट टू वर्क एट द वॉर्न्स ब्लैकिंग फैक्ट्री वेयर ही हेटेड वर्किंग। और 12 साल की उम्र में उनको एक वॉर्न्स ब्लैकिंग फैक्ट्री जहाँ पे उनको काम करने के लिए भेजा गया था। वजह थी कि उनके फादर जो कि इंडेप्टेड थे, यानी कि उन पर कर्ज हो गया था, जिसकी वजह से उनको जेल हो गई थी। और चार्ल्स डिकेंस की स्कूलिंग जो थी वो उनकी वजह से छूट गई थी और उनको फैक्ट्री में काम करना पड़ा था, और जिससे जो कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि वो आगे पढ़ना चाहते थे। हिज फादर रेस्क्यूड हिम फ्रॉम वर्क एंड वॉज एबल टू सेंड हिम टूडे टू डे स्कूल इन लंदन फ्रॉम 1824 टू 1827। और जब उनके फादर 1824 में वापस आए थे जेल से, तब उन्होंने वापस उनको स्कूल भेजना स्टार्ट किया था। और जो उनके स्कूल का जो लाइफ स्पेन था वो था 1824 से लेकर 1827 तक। एट एज 15 चार्ल्स फाउंड एम्प्लॉयमेंट एज एन ऑफिस बॉय फॉर एन अटर्नी। एक अटर्नी के लिए, मतलब एक अटर्नी जनरल के नीचे उनको एज अ ऑफिस बॉय के रूप में उनको काम करने को मौका मिला था। इन 1829 ही बिकेम अ रिपोर्टर एट डॉक्टर्स कॉमन कोर्ट्स। और जो ये अटर्नी की, मतलब लॉ का जो वर्क था अटर्नी की ऑफिस में, ये उनको पसंद नहीं आया था, इसलिए उन्होंने उसको छोड़ दिया था। और 1829 में वो एक रिपोर्टर बन गए थे। By 1832, he became a shorthand reporter of parliamentary debates in the House of Commons and a reporter for a newspaper and adopted his famous name Bose. तो 1832 में वो एक शॉर्ट हैंड रिपोर्टर, मतलब जो शॉर्ट हैंड में लिखते हैं जो भी इवेंट्स होते हैं उनके, वो रिपोर्टर बन गए थे किसके, पार्लियामेंट्री में जो डिबेट्स होती थी हाउस ऑफ कॉमन में उनके। और उन्होंने अपने जो न्यूज़पेपर में जो नाम लिया था, उनका जो पेन नेम, उन्होंने अपने आप को जो भी अपना वर्क था वो बोज के नाम से एक पेन नेम यूज़ किया था, उसके अंडर में अपना सारा का सारा वर्क था वो लिखते थे। ही रोट ए सीरीज ऑफ टेक्स्ट कॉल्ड स्केचेस बाय बोज विच वर पब्लिश इन 1836। और 1836 में उनका एक वर्क आया था स्केचेस बाय बोज जो कि पब्लिश हुआ था, और उन्होंने इसमें सीरीज़ ऑफ टेक्स्ट लिखे थे। यहीं से उनको उनका नाम जो पेन नेम था बोज मिल गया था। ही वॉज ऑल्सो हायर टू राइट शॉर्ट टेक्स्ट कॉल्ड द पिकविक पेपर्स जो अकम्पनी ह्यूमरस स्पोर्ट्स इलस्ट्रेशन डिज़ाइन बाय आर्टिस्ट रॉबर्ट शेमर। तो उसके बाद में जब उन्होंने स्केचेस बाय बोज पब्लिश किया था, या फिर वर्क पब्लिश हुआ था उनका, उनके बाद में उनको हायर किया गया था, मतलब उनको काम दिया गया था पिकविक पेपर्स एक नाम का जो वर्क था वो लिखने के लिए, जिसमें कि इलस्ट्रेशन जो दे रखा था रॉबर्ट शेमर ने, उसको लिखना था, ह्यूमरस उसको अच्छे से लिख के प्रेजेंट करना था। और ये जो पिकविक पेपर था जो कि 1837 नवंबर 1837 के लगभग ऑलमोस्ट ही पब्लिश हुआ था, और काफ़ी इनॉमरस सक्सेस हुई थी, मतलब उनको बहुत ज़्यादा फेम मिली थी इसकी वजह से, और बहुत ज़्यादा वो सक्सेसफुल राइटर्स, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया था उनका ये वर्क, जिसकी वजह से एक इस्टेब्लिश राइटर के रूप में ये वो इस्टेब्लिश हो गए थे, मतलब एक रिनाउंड राइटर के रूप में वो इस्टेब्लिश हो गए थे, मतलब वो स्थापित हो गए थे एक अच्छे राइटर के तौर पर। डिकन्स बिकेम ए फुल टाइम नॉवलिस्ट आफ्टर द सक्सेस ऑफ पिकविक पेपर्स। और बताया था जैसे तक पिकविक पेपर का जब पब्लिश हो गया था और वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया था, उसके बाद में एक फुल टाइम नॉवलिस्ट के रूप में वो इस्टेब्लिश हो गए, मतलब वो अपने का सारा टाइम नॉवेल्स लिखने में उन्होंने लगाना स्टार्ट कर दिया था। इन 1837 ही स्टार्टेड राइटिंग ओलिवर ट्विस्ट and it continued in monthly parts through April of 1839। और 1837 में उन्होंने ओलिवर ट्विस्ट को लिखना स्टार्ट किया था, और वो मंथली पार्ट्स, मतलब इंस्टॉलमेंट्स में मैगज़ीन में इनके जितने भी ज़्यादातर वर्क थे वो मैगज़ीन में आए थे, और वो भी इंस्टॉलमेंट्स में आए थे, मंथली इंस्टॉलमेंट्स या फिर क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में आए थे, मतलब कि महीने दर महीने वो फिर वर्क आगे बढ़ता गया। एक साथ में उन्होंने बुक के रूप में पब्लिश नहीं किया, बल्कि मैगज़ीन में इंस्टॉलमेंट यानी कि पार्ट्स में उन्होंने अपने वर्क को पब्लिश किया था। जैसे कि ओलिवर ट्विस्ट है वो 1837 में स्टार्ट हुआ था, और उनका जो
अप्रैल 1839 तक ये कंप्लीट हुआ था इंस्टॉलमेंट में मैगजीन्स के रूप में। उसके बाद में एज अ बुक फॉर्म ये आया था। इन 1838 ही बिगन निकोलस निकोबाय एंड इट वाज कंप्लीटेड इन 1841। और साथ साथ में उन्होंने 1838 में निकोलस निकोबाय जो उनका एक और फेमस वर्क था उनको भी इंस्टॉलमेंट में मैगजीन में पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि 1841 तक कंप्लीट हुआ था। In July of 1844, A Christmas Carol was published and proved to be another successful work। और 1844 में जुलाई में उन्होंने एक क्रिसमस बुक लिखी थी, मतलब जो क्रिश्चियन रिलीजन से रिलेटेड एक स्टोरी लिखी थी क्रिसमस कैरल करके, वो पब्लिश हुई थी 1844 में। वो भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई थी। A few works were published between A Christmas Carol and David Copperfield। और इनके डेविड कॉपरफील्ड और क्रिसमस कैरल के बीच में कुछ और वर्क भी पब्लिश हुए, जैसे कि 1859 पार्ट ऑफ अ टेल ऑफ टू सिटीज़ वॉज पब्लिश इन हिज वीकली पेपर ऑल द ईयर राउंड। और 1859 में वीकली पेपर था ऑल द ईयर राउंड, उसमें इनकी एक वर्क और पब्लिश हुआ था अ टेल ऑफ टू सिटीज़, जिसमें कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन चल रहा था उस टाइम का था, वो हिस्टोरिकल नॉवल टाइप का बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें उस टाइम का जो उस टाइम से लेकर उन्हें एक रोमांटिक नॉवल लिखा था, जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन का जिक्र भी होता है। और इसमें 2 सिटीज़ इंक्लूड हुई थी, एक तो पेरिस और दूसरी लंदन। At about the same time, Great Expectation also appeared weekly until August of 1861। और इसी सेम ड्यूरेशन में ग्रेट एक्सपेक्टेशन भी आई थी, मतलब वो पब्लिश हुई थी वीकली। Gradually his health worsened and in 1869 he experienced a mild stroke। उनकी जो हालत थी या फिर जो स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम होने लग गई थी उनको, और 1869 में उनको एक छोटा सा हल्का सा स्ट्रोक आया था। ही बिगन वर्किंग ऑन द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, जो कि उनका लास्ट वर्क था मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड का, उस पर उन्होंने काम करना फिर भी जारी रखा था। हिज फाइनल वीकली रीडिंग टू प्लेस इन लंदन इन 1870। और ये जो वर्क था मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, इसका जो फाइनल वर्क था वो लंदन 87 में पब्लिश हुआ था, वीकली इंस्टॉलमेंट में ये पब्लिश हुआ था। ऑन जून 8 ही सफर्ड अनदर स्ट्रोक एंड डाइड द नेक्स्ट डे। 8 जून को उनको फिर से स्ट्रोक आया था, काफ़ी सीवियर स्ट्रोक था, जिसकी वजह से 9 जून की उनकी मृत्यु हो गई थी। ही वॉज बरीड एट वेस्टमिंस्टर एबे ऑन जून 14 एंड द लास्ट एपिसोड ऑफ मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड अपीयर्ड इन सितंबर ऑफ 1870। और उनको वहाँ पे वेस्टमिंस्टर एबे है जगह पे, जहाँ पे राइटर्स को वहाँ पे दफनाया जा रहा था, तो वहाँ पे उनको 14 जून को दफनाया था। उनका जो लास्ट वर्क था मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड का जो लास्ट इंस्टॉलमेंट आया था वो सितंबर 1870 में आया था। As one of the greatest critical realist writer of the Victorian age, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था विक्टोरियन पीरियड के राइटर्स में, कि जो ये चार्ल्स डिकेंस थे वो एक रियलिस्टिक राइटर थे। रियलिस्टिक इन सेंस जो सोसाइटी में जो भी उनको दिख रहा था, वो चीज़ें जो भी बुरी चीज़ें थी या अच्छी चीज़ें, जो भी शॉर्ट कमिंग्स थी उस ड्यूरेशन में, उस चीज़ों को उन्होंने अपनी जो नॉवेल्स है उसमें डिपिक्ट किया, उसमें प्रेजेंट किया था। तो वो रियलिस्ट राइटर थे। Dickens has a serious intention to expose and criticize all the poverty, injustice, hypocrisy and corruptness he sees all around him। और इसलिए उनका जो इंटेंशन था वो मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर थे इस चीज़ को लेकर कि जितनी भी जो भी उस सोसाइटी लंदन में विक्टोरियन एज में जो भी पॉवर्टी थी, यानी जो भी गरीबी चल रही थी, जिसकी वजह से लोगों पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा था, गरीब लोगों की लाइफ कैसी थी, जो भी इनजस्टिस हो रहा था थ्रू आउट लंदन उस टाइम में, हाइपोक्रेसी जो थी या फिर जितनी भी भ्रष्टाचार कितना कुछ था उस टाइम में, उस चीज़ को उन्होंने अपनी जो राइटिंग है उसमें एक्सपोज करने के लिए बहुत ज़्यादा गंभीर थे। मतलब वो चाहते थे कि ये जितनी भी शॉर्ट कमिंग्स है या बुरी चीज़ें हैं लंदन की सोसाइटी में विक्टोरियन एज में, उनको वो अपनी राइटिंग के थ्रू लोगों के सामने लाना चाहते थे। But he bears very complicated social attitudes. On one hand, he hates the state apparatus. On the other hand, he can in no way supply any fundamental solution to the social threat। And एज ए बुर्जुआ राइटर, क्योंकि वो खुद एक बुर्जुआ राइटर थे, तो वो हुआ ये था कि उनका जो डबल स्टैंडर्ड थे। डबल स्टैंडर्ड इन सेंस कि एक तरफ से वो प्रेजेंट कर रहे थे कि सोसाइटी में जो भी जितनी भी बुराइयां हैं उनको वो अपने वर्क में प्रेजेंट कर रहे थे, पर उन बुराइयों को सिर्फ वो प्रेजेंट कर रहे थे, उनके लिए सॉल्यूशन क्या हो सकता है उस चीज़ पे, या उस चीज़ को उन्होंने कभी बताया नहीं, या अपनी जो वर्क था उसमें कहीं पे भी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया कि ये जो जितनी भी शॉर्ट कमिंग्स है या जो बुरी चीज़ें हैं या जो विक्टोरियन एज की जो मतलब बुरी डाउनफॉल हो रहा है या फिर जो लोगों की बुरी हालत चल रही है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उस चीज़ को उन्होंने बताने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी।
His early novels up to 1850 are attacks on specific social evils. और 1850 से पहले जो उनकी अर्ली नॉवेल्स थी वो सोसाइटी में जो स्पेसिफिक एवल्स चल रहे थे या जो बुराइयां चल रही थी उन पे उन्होंने अटैक किया। जैसे कि ओलिवर ट्विस्ट में उन्होंने वर्क हाउस सिस्टम था जो कि डिह्यूमनाइज था, मतलब जहाँ पे मानवता ख़त्म हो रही थी, एंड द डार्क क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड, उन्होंने उसमें जो एक तो जो भी डिह्यूमनाइज वर्क हाउस सिस्टम था, जो वर्क हाउस सिस्टम जहाँ पे बच्चों को पाला पोसा जाता था या फिर जहाँ काम करवाया जाता था, उसमें जो अमानवता थी, मतलब जहाँ पे इंसानियत ख़त्म होती थी, उस चीज़ को प्रेजेंट किया। साथ साथ में जो लंदन में क्रिमिनल्स अंडरग्राउंड था, मतलब किस तरह से बच्चे या फिर जो लेडीज़ या फिर किस तरह से वो उसमें इन्वॉल्व हो रहे थे, उनकी क्या मजबूरियाँ हो रही थी, किस तरह से वो सारा ऑपरेट हो रहा था, उस चीज़ को उन्होंने अपनी से ओलिवर ट्विस्ट में डिपिक्ट किया था। जैसे कि निकोलस लिकोबाई इज़ एन अटैक ऑफ द योर्कशायर स्कूल वेयर चिल्ड्रंस आर नॉट टॉट एनीथिंग बट एक्चुअली ट्रीटेड एज स्लेव्स एट द मास्टर हाउस। नेक्स्ट है कि जैसे निकोलस निकोबार में उन्होंने जो यॉर्कशायर स्कूल है जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता बल्कि एक्चुअली उनको गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता, उस चीज़ को अपनी नॉवल में उन्होंने डिपिक्ट किया, प्रेजेंट किया था उस चीज़ को। इन स्टोरी टेलिंग चार्ल्स डिकेंस इज़ अ मास्टर, मतलब स्टोरी को टेल करने, मतलब वो जिस तरह से अपने प्लॉट को इस तरह से मूव करते, इस तरह से बुनते थे कि जो राइटर है वो थ्रू आउट द स्टोरी बंधा हुआ रहता, मतलब पहली लाइन से लेके आखिरी लाइन तक वो जो राइटर होता है, सॉरी जो रीडर होता है, वो कहीं से भी कनेक्ट, ऐसा नहीं होता कि वो कनेक्टेड फील नहीं करता, अपने आप को अनअटैच्ड नहीं फील करता, वो उससे थ्रू आउट द स्टोरी वो अपने वो कंटिन्यूली वो कनेक्टेड रहता है, जिससे कि उसको बोरियत फील नहीं होती है। तो इसको स्टोरी इसलिए इसी वजह से डिकेंस को उसके लिए मास्टर बोला जाता है। ही इंगेजेस द रीडर्स अटेंशन with his first sentence and holds it to the end. As a result of years intimacy and rich imagination, the setting of his stories have an extraordinary vividness. और इसी वजह से क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेशन था, या फिर ये बोले कि जो उन्होंने पॉवर्टी देखी थी, उन्होंने वर्क हाउस में काम किया था जहाँ पे ग्लास फैक्ट्रीज वगैरह में उन्होंने काम किया था, एज ए ऑफिस बॉय भी उन्होंने काम किया था एक अटर्नी के नीचे। तो ये जो इनको इतना ज़्यादा वर्क का एक्सपीरियंस था, उन सारी चीज़ों को उन्होंने अपनी जो वर्क था उसमें बहुत अच्छे से इंक्लूड किया था, इन सारी चीज़ों को उन्होंने। और जो उनके नोटेबल वर्क्स हैं कुछ, जैसे कि ब्लीक हाउस है, डेविड कॉपरफील्ड है, नेक्स्ट इज ग्रेट एक्सपेक्टेशन है, ओलिवर ट्विस्ट है, डोम्बे एंड सन है, अ टेल ऑफ टू सिटीज़ है, नेक्स्ट है लिटिल डूरिट, ए क्रिसमस कैरल, द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड इन हार्ट आर्म्स। ये कुछ इनके जो नोटेबल्स वर्क्स हैं, मतलब ऐसे तो उन्होंने खूब सारे लिखे थे, पर ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए थे या पॉपुलर होते या आज के टाइम तक भी पॉपुलर है। Dickens went on to produce a massive amount of material during his lifetime. उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा लिखा था, मैसिव अमाउंट ऑफ मटेरियल, मतलब बहुत ज़्यादा लिखा था अपनी लाइफ टाइम में, चाहे वो नॉवेल्स की बात करें, शॉर्ट स्टोरीज़ की बात करें, नॉन फिक्शन की बात करें, लेक्चर्स दिए हों या प्लेज लिखे हों, सब कुछ, या फिर जर्नल्स में एडिटर के रूप में काम किया, सब कुछ उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा था। ही पब्लिश 15 नॉवेल्स, उन्होंने 15 नॉवेल्स पब्लिश की थी, और रूट हंड्रेड्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ एंड नॉन फिक्शन पीसेस, और लगभग कई सौ उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज़ लिखे थे, नॉन फिक्शन पीसेस भी लिखे थे, लेक्चर दिए थे और परफॉर्म भी किया था इंग्लैंड में भी, साथ साथ में यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका में और इंग्लैंड दोनों में उन्होंने लेक्चर्स दिए थे अपने वर्क को, साथ में परफॉर्म भी करवाया था अपने वर्क को, और प्लेज भी लिखे थे, और काफ़ी 2 जर्नल्स को उन्होंने एडिट भी किया था। तो आज के लेक्चर में हमने चार्ल्स डिकेंस, जो कि विक्टोरियन एज के रिनाउंड राइटर थे, और जिन्होंने ओलिवर ट्विस्ट लिखा था, उसको डिस्कस किया। उन्होंने जो लिखा था, उनकी जो थीम थी मेनली लिखने की, वो थीम थी कि जो विक्टोरियन एज में जितनी भी बुराएं थे, सोशल इवल्स थे उस ड्यूरेशन में, चाहे वो पॉवर्टी हो या चाइल्ड लेबर हो, किसी भी चीज़ की हो, करप्शंस हो, जो भी था, उन्होंने उस चीज़ को देखा, क्योंकि उन्होंने उन्होंने अपनी लाइफ में वो सब चीज़ें फील की थी। उन्होंने एज ए वर्क हाउस में भी काम किया था, तो उनको उन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में देखा था, तो वो अपने आप को सही से कनेक्ट कर पा रहे थे, और सही से अपनी जो स्टोरीज़ थी उनमें सही से डिपिक्ट कर पा रहे थे, महसूस कर पा रहे थे, इसलिए वो सही से डिपिक्ट कर पा रहे थे। और उन्होंने काफ़ी सारी नॉवेल्स वगैरह लिखी थी, 15 नॉवेल्स लिखी थी, और भी खूब सारा काम लिखा था। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।